Hello friends, today we are going to discuss important question session of pediatrics. So today's first question is here. Question number 1. Question number 1. Opening at the top of atrial septum is. आपको यहाँ पर ASD है, ASD के जो टॉप पे जो ओपनिंग होगी उसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग एट द टॉप ऑफ एट्रियल सेप्टम इज। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पर साइनस विनोसस। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम SVDS भी बोल सकते हैं। इसका मीन्स होता है साइनस विनोसस डिफेक्ट। इट इज ए टाइप्स ऑफ द, किसका टाइप्स है ये? इट इज द टाइप्स ऑफ द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स। ASD फर्स्ट, ASD सेकंड एंड थर्ड वन जो टाइप्स होता है साइनस विनोसस डिफेक्ट। इनमें से 3 टाइप्स के होते हैं ये। जो सबसे टॉप पे जो होता है इज नॉन एज द, उसे क्या बोलेंगे? टॉप ऑफ एट्रियल सेप्टम पे जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? साइनस विनोसस डिफेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिडल ऑफ सेप्टम जो सेंटर में रहेगा वो कौन सा होगा? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट सेकंड। सबसे जो बॉटम में रहता है वो कौन सा होता है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट फर्स्ट। तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। बॉटम पे कौन सा रहेगा, मिडल में कौन सा रहेगा और टॉप में कौन सा रहेगा? तो टॉप वाला तो सोल्व हो गया अपना, कौन सा है? साइनस विनोसस डिफेक्ट। बॉटम में कौन सा रहेगा? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट फर्स्ट। मिडल में कौन सा रहेगा? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट सेकंड। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स? इसका राइट आंसर है इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। राइट आंसर है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट टाइप सेकंड्स। और ज्यादा डिस्कस बाद में हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द बॉटम ऑफ एट्रियल सेप्टम? सोल्व हो गए ये। सबसे बॉटम में कौन सा अपना? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट फर्स्ट, या उसी का दूसरा नाम है ऑस्टियम प्राइमम। ये किसका दूसरा नाम है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट फर्स्ट। ऑस्टियम सेकंडम का दूसरा नाम है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट टाइप सेकंड्स। SVD इसको बोलते हैं, दैट इज द टाइप थर्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ट्रू फॉर है 2 ईयर ओल्ड बेबी। अंडरलाइन कर लेना इसे, 2 ईयर ओल्ड बेबी। 2 ईयर्स ओल्ड बेबी के अंदर नॉर्मली क्या क्या माइलस्टोन होता है? कौन सा इनमें से ना सेंटेंस सही है रिगार्डिंग फॉर 2 ईयर्स ओल्ड बेबी? लेट्स सी। फर्स्ट ऑप्शन, वेट 4 टाइम्स डेट ऑफ बर्थ बेबी। इस लाइन को हम क्लियर करते हैं, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे मैं बात करूं डबल वेट, ट्रिपल वेट, 4 टाइम वेट, नेक्स्ट वन 5 टाइम वेट, नेक्स्ट वन 6 टाइम वेट, नेक्स्ट वन 7 टाइम वेट, नेक्स्ट वन 10 टाइम वेट। ये सारे क्वेश्चन है ना अब तक एग्जाम में, ये भी पूछा गया, ट्रिपल भी पूछा हुआ, 4 टाइम भी पूछा हुआ, 6 टाइम भी पूछा हुआ है, 7 टाइम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो डबल वेट कब होगा बेबी का? अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 months ऑफ लाइफ। आपसे पूछे ट्रिपल वेट ऑफ न्यू बॉर्न, आंसर 1 ईयर। 4 टाइम वेट 2 ईयर्स। अपना क्वेश्चन क्या था? वेट 4 टाइम डेटा ऑफ बर्थ वेट। ये सही है, एक तो ये सही है। आपसे पूछे 5 टाइम वेट कब होगा? 3 ईयर्स। 6 टाइम वेट कब होगा? अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स। 6 टाइम वेट कब होता है? 5 ईयर्स। 7 टाइम वेट कब होगा? 7 ईयर्स। 10 टाइम वेट कब होगा? 10 ईयर्स।
अगर आपसे पूछे राइड्स है ट्राईसाइक्लिंग, ये जो बेबी है क्यूट सा, ये ट्राईसाइक्लिंग कब करना स्टार्ट करता है? दैट इज द राइट आंसर 3 इयर्स। कब करता है? 3 इयर्स। नेक्स्ट वन आपको याद रखना है, तो इसका राइट आंसर क्या है? वेट 4 टाइम्स डेट ऑफ बर्थ ऑफ द बेबी। 4 गुना बेबी की हाइट कब हो जाती है? अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स। नेक्स्ट वन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछे व्हाट इज द अर्ली अडोलसेंट एज। अर्ली अडोलसेंट एज क्वेश्चन ये है, WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अडोलसेंट एज ग्रुप कौन से एज ग्रुप को बोलेंगे? तो WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कितनी है? 10 to 19 ईयर्स। अगर आपसे पूछे 10 to 13 ईयर्स एज ग्रुप, उसे क्या बोलेंगे? अर्ली अडोलसेंट्स। क्या बोलेंगे उसे? अर्ली अडोलसेंट। अगर आपसे पूछे 14 to 16 ईयर्स, उसे क्या बोलेंगे? मिडिल या मिडल अडोलसेंट। अगर आपसे पूछे 16 to 19 ईयर्स, दैट इज द, उसे बोलेंगे लेट अडोलसेंट। तो अडोलसेंट 3 टाइप्स का हो गया, अर्ली, मिड और लेट। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है? अर्ली अडोलसेंट्स इज नॉन एज द, अकॉर्डिंग टू आपके ऑप्शन के बेस पे कौन सा रहेगा? 10 to 13 है, इसमें कौन सा ऑप्शन? जी हाँ, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्ट नेटली व्हेन इज द ग्रोथ वेलोसिटी मैक्सिमम। सबसे ज्यादा ग्रोथ बेबी की कब ग्रो होती है? आपके पास में ऑप्शन है इन अडोलसेंट, इन 7th ईयर, इन 2nd ईयर, इन 1st ईयर। लगभग याद रखना आपको 50% जो ग्रोथ होती है बेबी की, जो हाइट बढ़ती है, दैट इज कब बढ़ती है? लगभग इन द 1st ईयर ऑफ लाइफ। ये याद रखना है, 50% ग्रोथ मैक्सिमम कब इंक्रीज होती है? 1st ईयर ऑफ लाइफ। उसके बाद में अगर याद है तो याद रख सकते हो आप, फॉलोड बाय मैक्सिमम कब होगी? प्यूबर्टी। तो सबसे ज्यादा तो 1st ईयर ऑफ लाइफ, और उसके बाद में कब होगी? प्यूबर्टी। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6, फार्मेकोलॉजिकल क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसको? PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। इसका क्या है? फार्मेकोलॉजिकल क्लोजर। कौन सी मेडिसिन है जो PDA को क्लोज करने में हेल्प करती है? इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन यह है, मेडिसिन which are used for open of the ductus arteriosus। आपके पास में ऑप्शन ए है प्रोस्टाग्लैंडिन E1, ऑप्शन बी है प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ऑप्शन सी है बोथ, एंड ऑप्शन डी है प्रोस्टाग्लैंडिन I3। क्वेश्चन ये है, मेडिसिन विच आर यूज्ड फॉर ओपन ऑफ द डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस को ओपन करने के लिए जो मेडिसिन यूज में लेते हैं वो कौन कौन सी होती है? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2। अब जो इसके अपोजिट में जो मेडिसिन देते हैं वो कौन सी देते हैं? PGE2 और प्रोस्टाग्लैंडिन E1। इनके अगेंस्ट में जो मेडिसिन दे रहे हैं वो कौन सी होती है? वो होती है इंडोमेथासिन। तो इसका राइट आंसर वो क्या रहेगा? डक्टस आर्टरियोसस को क्लोज करने के लिए जो मेडिसिन देते हैं वो कौन सी होती है? इंडोमेथासिन। इसकी डोज ये भी एग्जाम में पूछते हैं, आपको याद रखना। डोज कितनी होती है इसकी? 0.2 mg पर kg। फर्स्ट डोज तो 0.2 mg पर kg IV देते हैं, उसके बाद में सेकंड डोज देनी है आपको आफ्टर 12 आवर्स ऑफ फर्स्ट डोज। सेकंड डोज कब देनी है? फर्स्ट डोज के 12 आवर्स। जो थर्ड डोज देनी है सेकंड डोज के
24 आवर्स के बाद में। तो 3 डोज आपको प्रोवाइड करनी है फॉर द क्लोजिंग ऑफ पीडीए, और वो मेडिसिन कौन सी है? इंडोमेथासिन। आपको ये भी याद रखना है, इंडोमेथासिन इज ए टाइप्स ऑफ द, कौन से टाइप की ड्रग्स है? NSAIDs। कौन सी ड्रग्स है ये? नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछे व्हाट इज द मीन्स ऑफ द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। इसका मीन्स क्या समझ रहे हो आप? व्हाट इज द मीन्स ऑफ द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस? क्या समझ रहे हो इसका मीन्स? इसका मीन्स होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस का मीन्स अब नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग अरोटा। किस किस के बीच में कम्युनिकेशन है? पल्मोनरी आर्टरी प्लस डिसेंडिंग अरोटा। मैं बात करूं बिफोर बर्थ ये नॉर्मल होता है, बट आफ्टर बर्थ ये ओपन है, तो उसको क्या बोलेंगे? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। आफ्टर बर्थ ओपन है वो डिसऑर्डर है। अब इसको क्लोज करने के लिए जो मेडिसिन यूज में ले रहे हैं वो कौन सी होती है? इंडोमेथासिन। आपसे पूछे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस को सेल को ओपन करने के लिए जो मेडिसिन यूज में लेती है कौन सी है? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड E2। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, टेट स्पेल इसी का दूसरा नाम है, that is also known as the blue spell, also known as the hypercyanotic spell, blue spell and tet cell is seen in children with कौन सा वाला डिसऑर्डर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट। कौन सा है? टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट। आपसे पूछे व्हाट इज द tetralogy of Fallot is a types of the following disorder. It is the types of the CCHD, cyanotic congenital heart disease का टाइप्स है, जिसमें क्या फाइंडिंग लेगी? ब्लू स्पेल, टेट स्पेल एंड हाइपरसाइनोटिक स्पेल। इसके अलावा वन मोर फाइंडिंग इसमें मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बूट शेप हार्ट। क्या फाइंडिंग मिलती है इसमें? बूट शेप हार्ट। अगर आपसे पूछे बूट शेप हार्ट कौन सी फाइंडिंग में होगा ये? टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट। आपसे पूछे बॉक्स शेप हार्ट, क्या फाइंडिंग? बॉक्स शेप फाइंडिंग कौन से डिसऑर्डर में मिलेगी? एबस्टीन एनोमलीज। किस में मिलेगी ये? एबस्टीन एनोमलीज। आपसे पूछे एग ऑन साइड appearance are seen in transposition of great arteries। बूट शेप तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट, बॉक्स शेप किस में मिलेगा? है ना, B4 बॉक्स शेप एंड B4 एबस्टीन, है ना, ये भी याद रख सकते हो। बॉक्स शेप हार्ट आर सीन इन एबस्टीन एनोमलीज, एग ऑन साइड अपीयरेंस आर सीन इन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फेटल ग्रोथ मैक्सिमली अफेक्टेड बाय, या मैं बात करूं दैट इज द फेटल ग्रोथ मैक्सिमली अफेक्टेड बाय, कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से फेटल ग्रोथ रेस्पॉन्सिबल होती है? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? इंसुलिन एंड इंसुलिन लाइक फैक्टर्स are the responsible for fetal growth। आपसे क्वेश्चन पूछे डायबिटिक मदर का बेबी ऑलवेज जो न्यू बोर्न होगा वो कौन सा रहेगा? न्यू बोर्न बेबी ऑलवेज क्या रहेगा? हाइपोग्लाइसेमिक रहेगा। ये क्वेश्चन है ना, आपको ढूंढ के हमें कमेंट्स बॉक्स में आंसर करना।
Why is the reason for hypoglycemic of the diabetic mother? Next one question. During pregnancy, mother is a hyperglycemic या हाइपोग्लाइसीमिक, इसका भी आपको आंसर बताना है. सॉरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर इज हाइपर इंसुलेमिक या हाइपो इंसुलेमिक. हाइपो या हाइपर, इन दोनों क्वेश्चन का ना आपको आंसर बताना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 28 वीक पर 24 से 28 वीक पर मैक्सिमम कौन सी कंडीशन रहेगी, या तो हाइपो इंसुलिमिक या हाइपर इंसुलिमिक, दोनों में से कौन सी रहेगी, ये आपको कमेंट्स करके हमें आंसर बताने हैं. तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फेटल ग्रोथ इज मैक्सिमली अफेक्टेड बाय द, क्या रहेगा राइट आंसर, इंसुलिन या इंसुलिन लाइक फैक्टर. ये अभी है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ 2013. नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बेल्स पाल्सी इज आल्सो नोन एज द, बेल्स पाल्सी इज आल्सो नोन एज द, इसका दूसरा नाम है क्या, इसका दूसरा नाम इज आल्सो नोन एज द फेशियल पाल्सी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फेशियल पाल्सी आर अकर, किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू डैमेज ऑफ कौन सी नर्व, ड्यू टू डैमेज ऑफ क्रेनियल नर्व 7. और क्रेनियल नर्व 7 कौन सी है, फेशियल नर्व. फेशियल नर्व के डैमेज होने की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होगा, बेल्स पाल्सी, या इसी का दूसरा नाम है फेशियल पाल्सी. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ना साइन भी लाइक द टिटेनी चॉस्टिक साइंस, ये आपको याद रखना है. किसकी फाइंडिंग है ये, बेल्स पाल्सी. तो बेल्स पाल्सी इज आल्सो नोन एज द, यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा, फेशियल पाल्सी. अगर आपसे पूछे ब्रेकियल पैल्सी आर अकर ड्यू टू डैमेज ऑफ कौन कौन सी नर्व, C5, C6, C7, C8 and T1. Brachial palsy are occur due to damage of the following nerve root. कौन कौन सी होगी वो, C5, C6, C7 and C8. Brachial palsy, इसके फर्दर दो टाइप्स है ब्रेकियल पाल्सी के फर्दर दो टाइप्स है. एक तो हो गया आपका रिब्स पाल्सी एंड सेकंड वन टाइप्स है क्लम्स की पाल्सी. सेकंड वन टाइप्स कौन सा है, क्लम्स की पाल्सी. अगर आपसे पूछे रिब्स पाल्सी आर अकर ड्यू टू डैमेज ऑफ द C5 एंड C6 नर्व रूट, और आपसे पूछे क्लम्स की पाल्सी आर डैमेज अकर ड्यू टू डैमेज ऑफ द C7, C8 एंड T1 नर्व रूट, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. रिब्स पाल्सी तो किसके डैमेज होने से हो रहा है, C5 एंड C6. ब्रेकियल पाल्सी किसके डैमेज होने से हो रहा है, C5, C6, C7, C8 एंड T1. आपसे पूछे क्लम्स की पाल्सी आर अकर ड्यू टू डैमेज ऑफ द C7, C8 एंड T1 नर्व रूट, इसमें याद रखना है क्लू का मीन्स, ये जो वर्ड है क्लू का मीन्स लाइक द क्लॉ हैंड्स. क्लॉ हैंड्स आर द स्पेसिफिक फीचर ऑफ क्लम्स की पैल्सी. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्लम्स की पाल्सी आर अकर ड्यू टू डैमेज ऑफ द, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं. राइट आंसर क्या है,
क्रेनियल नर्व रूट कौन सा? 7। अगर आपसे ऑप्शन सी पूछे C5 तो दैट इज द इसका राइट आंसर क्या होता? रेप्स पाल्सी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अभी पहले भी सोल्व किया है। टेट स्पेल कौन सा डिसऑर्डर में हो रहा है? टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट। ड्यूरिंग टेट स्पेल चाइल्ड फील कंफर्टेबल, कौन सी पोजीशन इसमें प्रोवाइड करेंगे? तो इसका राइट आंसर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्क्यूटिंग पोजीशन। कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करना है इसमें? स्क्यूटिंग पोजीशन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्ट्स ऑपरेशन इज डन फॉर, पोर्ट्स ऑपरेशन इज डन फॉर, किसके लिए यूज में लेते हैं ये? इट इज ए पैलेटिव सर्जरी ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट में एक पैलेटिव सर्जरी परफॉर्म करते हैं, वो कौन सी है? पोर्ट्स ऑपरेशन। याद रखना इसमें पैलेटिव सर्जरी कौन कौन सी करते हैं? पोर्ट्स ऑपरेशन, सेकंड वन वाटरस्टोन सन्स, थर्ड वन बेटीसन। 3 टाइप के इसमें पैलेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, पोर्ट्स ऑपरेशन, वाटरस्टोन सन्स एंड बेटीसन्स। इसके लिए एक फार्मूला है, वो आपको याद रखना है, बस वहां पहुंचा दो। अगर ये फार्मूला याद है तो किस किस के बिटवीन ये संट ये जो बाईपास प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, तो ये आपको याद रखना सॉरी। पहला पोर्ट्स ऑपरेशन, पहुंचा दो, P4 पोर्ट्स, A4 आर्टरी। यहां पर इन तीनों में कॉमन क्या है? पल्मोनरी आर्टरी सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी। और DO का मीन्स क्या है यहाँ पर? पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग अरोटा। डिसेंडिंग अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी के बिटवीन जो बाईपास शंट क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं पोर्ट्स ऑपरेशन। अगर आपसे पूछे वाटरस्टोन शंट्स, इट इज द शंट क्रिएट बिटवीन द A4, यहाँ पर क्या रहेगा? पल्मोनरी आर्टरी, और A से क्या रहेगा यहाँ पर? असेंडिंग अरोटा। तो आपसे पूछे असेंडिंग अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बिटवीन जो बाईपास शंट क्रिएट कर रहे हैं उस प्रोसीजर का नाम क्या है? वाटरस्टोन शंट्स। नेक्स्ट वन प्रोसीजर है बेटी शंट। बेटी शंट का मीन्स क्या है? ब्लालोक टाउजिंग शंट। ये शंट क्रिएट करते हैं बस, है ना। B4 बेटी शंट। ए से क्या रहेगा यहाँ पर? पल्मोनरी आर्टरी, और एस से क्या रहेगा? सब क्लेवियन आर्टरी, राइट और लेफ्ट, सब क्लेविकन आर्टरी और लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया था हमने, बेल्स पाल्सी, इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? फेशियल पाल्सी। ये भी हो गया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉक्टर्नल न्यूरेसिस इज अबनॉर्मल आफ्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब? 5 इयर्स। अगर आपसे पूछे ब्लैडर कंट्रोल एट डे टाइम, ब्लैडर कंट्रोल एट डे टाइम बेबी कब करेगा? अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स। अगर आपसे पूछे नाइट टाइम कब करना सीख जाता है? 3 इयर्स। अगर आपसे पूछे आफ्टर 5 इयर्स के बाद में भी ब्लैडर कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, उसे क्या बोलेंगे? न्यूरेसिस। व्हाट इज द मीन्स ऑफ न्यूरेसिस? इसका मीन्स होता है, न्यूरेसिस का मीन्स होता है अब नॉर्मल यूरिनेशन या यूरिन पास आउट, अब नॉर्मल यूरिन पास आउट आफ्टर ब्लैडर कंट्रोल एस्टैब्लिश।
एक बार ब्लैडर कंट्रोल इस्टेब्लिश होने के बाद में नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मली यूरिन पास आउट हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? न्यूरेसिस। यदि नाइट टाइम हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? नॉक्टर्नल न्यूरेसिस। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द न्यूरेसिस? इसका राइट आंसर है डेस्मोप्रेसिन। क्या है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस? डेस्मोप्रेसिन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितनी भी इमेज दिखाई दे रही है वो आपको है ना कोई ना कहीं एग्जाम में पूछते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही, द अमाउंट ऑफ बीसीजी वैक्सीन टू बी गिवन एट बर्थ। कितना है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए है 0.01 ml, ऑप्शन बी है 0.05, ऑप्शन सी है 0.5 एंड ऑप्शन डी है 1 ml। इसका राइट आंसर है 0.05 ml। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, दैट इज द इसकी साइट कौन सी है? साइट कौन सी है, कौन से रूट से इसको दे रहे हैं? दैट इज द इंट्राडर्मली दे रहे हैं। कब देते हैं इसको? अगर आपसे पूछे 8 बर्थ ये डोज दे रहे हैं तो कितनी रहेगी? 0.05 ml। कब तक दे सकते हैं इसको? अप टू 1 years। अपर लिमिट ऑफ बीसीजी वैक्सीन और एडमिनिस्ट्रेशन इन चिल्ड्रंस वो कौन सी रहेगी? अप टू 1 years। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीसीजी के लिए जो डाइल्यूएंट यूज में लेते हैं वो पाउडर फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म में? इसके लिए कौन सा रहेगा? ऑलवेज ऑलवेज क्या यूज में लेते हैं? इसका डाइल्यूएंट क्या रहेगा? नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए जो सिरिंज यूज में लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उस सिरिंज को क्या बोलते हैं? दैट इज आल्सो नोन एज द ट्यूबरक्लिन सिरिंज। कभी कभी है ना इसका डायग्राम भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, कभी कभी इसका डायग्राम भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ट्यूबरक्लिन सिरिंज, इसका नॉर्मल जो डाइल्यूएंट है वो क्या है? नॉर्मल सलाइन। ये आपको ये दिखाई दे रहा है, इंजेक्शन लगाने के बाद में ये स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। यदि 5 mm का स्कार फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मीन्स आपने इंजेक्शन बहुत ही अच्छे से लगाया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 5 mm का स्कार बन रहा है, इसका मीन्स आपने इंजेक्शन अच्छे से लगाया। तो यहाँ पर बीसीजी के रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। और सारे और ज्यादा आपको फर्दर डिटेल चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो 8947024091, है ना, माई ये पर्सनल नंबर है, आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। अंडरलाइन करो इसको, प्रोटीन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। अगर आपसे पूछे ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी, राइट आंसर क्या रहेगा? क्वाशियोर। आपसे पूछे मेरास्मस आर अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कौन सा, कौन कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से रहेगा ये? फर्स्ट वन तो प्रोटीन प्लस कैलोरी, इन दोनों की डेफिशिएंसी से होगा तो कौन सा डिसऑर्डर होगा? मेरास्मस। आपसे पूछे क्वाशियोर अकर और ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कौन सा न्यूट्रिएंट? प्रोटीन। आपसे पूछे स्कर्वी आर रिजल्ट फ्रॉम ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कौन सा विटामिन? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। एक और क्वेश्चन, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। डोंट वरी, है ना, इसके रिगार्डिंग बाद में डिस्कस करेंगे। वन मोर थिंग्स, रिकेट्स। रिकेट्स आर अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी कौन सा डिसऑर्डर होगा? रिकेट्स। कौन सा होगा? रिकेट्स। ये इमेज एक्यूट से बेबी, एक बेबी लेफ्ट टाई कर रहा है, दूसरा बटन टाई कर रहा, बटनिंग कर रहा है। तो आपको ये दो डायग्राम दिखा रहे हैं, डायग्राम को देखना है और जो एक्टिविटीज कर रहे हैं ये कौन से एज ग्रुप में होगी। क्वेश्चन, चलो ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ए चाइल्ड कैन डू फॉलोइंग एक्टिविटीज, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली एज? एक में तो बेबी क्या कर रहा है? बटनिंग ऑफ क्लॉथ्स। क्या कर रहा है? बटनिंग ऑफ क्लॉथ्स। इसका ये जो नॉर्मल माइलस्टोन है
4 years। डोंट वरी बच्चों, ये जो माइलस्टोन वाला टॉपिक है इसके लिए मैं एक क्लास आपको अलग से लूंगा और आपको टिप्सों पे मैं याद कराऊंगा, ठीक है। बटनिंग ऑफ क्लॉथ्स वो कब होता है? 4 years। आपसे पूछे टाइंग ऑफ लेस, लेस टाई करना बेबी कब सीखता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 years। ये सारे है ना ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, बहुत जल्दी है ना माइलस्टोन वाले याद हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है पहली जो इमेज दिखाई दे रही है बटनिंग ऑफ क्लोथ्स कब होगा? 4 years। टाइंग ऑफ लेसेस वो कब होगा? 5 years। हो गया सोल्व, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है एट what age can a child with a development quotient of 50? बच्चे का IQ लेवल कितना है यहाँ पर? 50। डू द फॉलोइंग, मीन्स ये बच्चा कौन सी कंडीशन में हो सकता है? मे बी डाउन सिंड्रोम। क्या हो सकता है ये? मे बी डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम या मेंटली रिटार्डेशन वाले बेबी में नॉर्मल माइलस्टोन डिले होगा। अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सा राइडिंग ए ट्राईसाइकिल बाय बेबी, जो साइकिल चलाना है राइड करना कब सीखता है? नॉर्मली 3 years। अगर याद ना हो तो है ना नॉर्मली याद रखना है ट्राईसाइक्लिक, ट्राई का मीन्स 3। ये साइकिल के कितने व्हील है? 3 व्हील है, ठीक है। तो ये कितने ईयर्स में ये माइलस्टोन यूजुअली डेवलप होगा? 3 years। नेक्स्ट वन, यहाँ पर IQ लेवल कम है, दैट इज द उस दौरान ये बेबी अप्रोक्सीमेटली कब होगा? 6 years। ये क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट है, ये गलत मत कर देना। नॉर्मली ये दिखते हैं, दैट इज द राइट आंसर 3 नहीं है यहाँ पर, ये देखना डेवलपमेंट क्वेश्चन कितना है? 50 है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द मिलिया? बहुत ही अच्छा है, आपको ये दो इमेज दिखाई दे रही है। एक इमेज में तो है ना ये ऐसे स्पोर्ट लाइट पर ना अपीयरेंस हो रही है, सेकंड में है ना ये हल्के हल्के से है ना हेयर पीछे बॉडी की तरफ। मैं बात करूं इनको, फाइन शाइनी हेयर आर स्पेशली प्रेजेंट इन बैक ऑफ द बेबी। क्या बोलेंगे इन्हें? ये जो शाइनी हेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इज नॉन एज द, क्या बोलेंगे इनको? लेनुगो। क्या बोलेंगे इसे? लेनुगो। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे व्हाइटिश येलोइश टिनी स्पॉट इन नोज एंड चीक्स इज नॉन एज द, उसे क्या बोलेंगे? मिलिया। क्या बोलेंगे उसे? मिलिया। तो मिलिया इज द whitish or yellowish tiny spot on the nose is known as the, क्या बोलेंगे उसे? मिलिया। जबकि आपसे पूछे लेनुगो, लेनुगो का मीन्स क्या होता है? फाइन शाइनी हेयर्स आर स्पेशली प्रेजेंट ऑन बैक ऑफ द बेबी इज नॉन एज द लेनुगो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये जो आपको है ना ये फिंगर्स, इन फिंगर्स में है ना ये इमेज को अच्छे से देखेंगे, दैट इज द इनकी अपीयरेंस आपको दिखाई देगी लाइक द क्लैविंग ऑफ फिंगर्स, या इन्हीं को ही बोल सकते हैं दैट इज आल्सो नोन एज द ड्रम स्टिक फिंगर्स। क्या बोल सकते हैं इसी को? ड्रम स्टिक फिंगर्स, या इसी को बोल सकते हैं क्लैबिंग ऑफ फिंगर्स। हमारा क्वेश्चन यह है क्लैबिंग ऑफ फिंगर्स विथ लॉन्ग टर्म साइनोसिस। पहला तो क्या है? क्लैबिंग ऑफ फिंगर्स, साथ में क्या है? लॉन्ग टर्म साइनोसिस। सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो यहाँ पर भी राइट आंसर क्या रहेगा? टेट्रालॉजी ऑफ फेलोन। अगर ये ना प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक क्रॉनिक हाइपोक्सीमिक या क्रॉनिक साइनोसिस, लॉन्ग टर्म तक साइनोसिस है, उसमें क्या फाइंडिंग लेगी? क्लैबिंग ऑफ फिंगर्स, या इसी को बोल सकते हैं ड्रम स्टिक ऑफ फिंगर्स। और ये फाइंडिंग स्पेशली किसमें मिलेगी? टेट्रालॉजी ऑफ फेलोन। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है मेक इवन साइन आर सीन इन विच फॉलोइंग कंडीशन। पहले तो ये बताओ व्हाट इज द मीन्स ऑफ द मेक इवन साइन। मेक इवन साइन का मीन्स क्या होता है? क्या होता है मेक इवन साइन का मीन्स? हाँ, एनीवन? कोई नहीं बताओगे? चलो दूसरा क्वेश्चन ये बताओ मेक इवन
सीन इन फॉलोइंग कंडीशन, इसका राइट आंसर है क्या रहेगा, हाइड्रोसिपेलस। हाइड्रोसिपेलस का मीन्स या तो CSF का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है सिंपल सा, या फिर CSF का अब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उस कंडीशन ऑफ इम्बैलेंस को क्या बोलेंगे, हाइड्रोसिपेलस। क्या बोलेंगे उसे, हाइड्रोसिपेलस। इसके रिगार्डिंग दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्रोसिपेलस का कैरेक्टरिस्टिक साइन क्या होता है, सन सेटिंग आइज। क्या होगा इसका ब्लू कैरेक्टरिस्टिक साइन, सन सेटिंग आइज। एंड मैक इवन साइन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ मैक इवन साइन, इसका मीन्स होता है क्रैकिंग पोर्ट्स साउंड्स ड्यूरिंग परगेशन। क्रैकिंग पोर्ट साउंड्स, ठीक है, और इंडिकेट द कौन सा साइन, मैक इवन साइन। आपको पूछे मेनिंजाइटिस, इसमें दो साइन होते हैं स्पेशली, नचल रिजिडिटी, कर्निंग साइन, ब्रेडजीन्स्की साइन, ये आपको याद रखना है। और भी है ना, बहुत सारे हैं, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे बाकी ऑप्शन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जिपमर 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये है यू ऑर्डर है रिस्ट एक्सरे, करो इसको अंडरलाइन, रिस्ट एक्सरे फॉर ए 2 months old baby, रिस्ट एक्सरे फॉर ए 2 months old baby, which carpal bone are you expecting to be present। कार्पल बोन्स, इसका दूसरा नाम क्या है, इज नॉन एज द रिस्ट बोन। क्या बोल सकते हैं इनको, रिस्ट बोन। ये टोटल कितनी होती है, 8 बोन होती है। कितनी होती है, 8 बोन। याद रखना है, SLTP। स्टेबॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूंट्रल, पीसीफॉर्म, ट्रेपजियस, ट्रेपजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। छोड़ो ये बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी इतना याद रख लो। विच कार्पल बोन, जो बच्चों में सबसे पहले अपीयर होती है वो कौन सी होती है, कैपिटेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन। कौन सी कार्पल बोन है जो सबसे पहले प्रेजेंट होती है, वो कौन सी है, कौन सी है वो, कैपिटेट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरे, अंडरलाइन कर लेना, शुड बी एज वाइड फॉर, ये इसको भी अंडरलाइन कर लेना, शुड बी एज वाइड फॉर बोन एज डिटरमिनेशन बिटवीन द 1 to 13 years ऑफ एज। बोन एज को डिटरमाइन करने के लिए कौन से एक्सरे मोस्टली परफॉर्म किए जाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, रिस्ट एक्सरे। किसके लिए एडवाइस करना है, बोन एज को डिटरमाइन करने के लिए रिस्ट एक्सरे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए नॉर्मली हेल्दी चाइल्ड हैज ए हाइट ऑफ, हाइट कितनी है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, और वेट कितना है यहाँ पर 16 kg। हाइट है 100 सेंटीमीटर और वेट है 16 kg। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एज, चलो है ना इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ये 4-5 डिजिट है, आपको याद रखना है। 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं डबल हाइट वो कब होती है, 4 years। डबल हाइट कब होती है, 4 years। ट्रिपल हाइट कब होती है, लगभग 13 to 15 years एज। 75 सेंटीमीटर कब होती है अप्रोक्सीमेटली, 75 सेंटीमीटर होती है 1 years। कब होती है, 1 years। 90 सेंटीमीटर बेबी की हाइट कब होती है अप्रोक्सीमेटली 2 years। और आपसे पूछे 50 सेंटीमीटर बेबी की हाइट कब होती है अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 बर्थ
न्यू बोर्न की जो एवरेज हाइट होती है वो कितनी होती है 50 सेंटीमीटर। न्यू बोर्न की एवरेज जो हाइट होती है, जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 45 से 55 सेंटीमीटर। कितनी होती है 45, और एवरेज की मैं बात करूं तो कितनी होती है 50 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है आपका यहाँ पर हाइट ऑफ 100 सेंटीमीटर और वेट कितना है यहाँ पर 16 केजी। ये वैल्यू है आपकी लगभग 100, 8 वर्थ कितनी है 50, ये डबल हो रही है। तो डबल हाइट ऑफ द न्यू बोर्न अप्रोक्सीमेटली कौन से एज ग्रुप में होती है 4 to 4.5 ईयर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है 4 ईयर्स, ये आपको याद रखना है। 50, 75, 90, 100, 150। डबल हाइट ऑफ न्यू बोर्न 4 ईयर्स, ट्रिपल हाइट ऑफ न्यू बोर्न 13 to 15 ईयर्स, 8 बर्थ 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये तो और भी अच्छा है, आपको याद रखना है। साकिर टेप इज यूज टू मेजर द, कभी कभी है ना ये जो डिवाइस देकर भी एग्जाम में पूछते हैं, विच डिवाइस विच आर यूज टू मेजर द, इसका राइट आंसर क्या रहेगा अपर मिड आर्म सरकमफेरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज में लेते हैं उस डिवाइस को क्या बोलते हैं साकिर टेप। इस साकिर टेप में 3 कलर जोन होते हैं। कितने कलर जोन होते हैं इसमें 3 कलर जोन, येलो जोन, रेड जोन और कौन सा जोन है ग्रीन जोन। रेड, येलो और तीसरा कौन सा है ग्रीन जोन। साकिर टेप में 3 कलर जोन होते हैं, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेड जोन इंडिकेट द माल न्यूट्रिशन। रेड जोन किसको इंडिकेट करेगा माल न्यूट्रिशन। येलो जोन किसको इंडिकेट करेगा बॉर्डर लाइन माल न्यूट्रिशन। किसको इंडिकेट करेगा बॉर्डर लाइन माल न्यूट्रिशन। जबकि ग्रीन जोन और इंडिकेट द, किसको इंडिकेट करेगा ये नॉर्मल न्यूट्रिशन लेवल को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा ये नॉर्मल न्यूट्रिशन। तो साकिर टेप ये नॉर्मली हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा यूज में ली जाती है, जो पेरिफेरली वर्क करते हैं उसमें ये किसके लिए यूज में लेंगे आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द अपर मिड आर्म सरकमफेरेंस। नेक्स्ट वन, एट व्हाट एज बेबी शेयर टॉयज एंड नोज फुल नेम एंड जेंडर। ये इंपॉर्टेंट है, बेबी अपना नाम और जेंडर कब आइडेंटिफाई कर सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब है ये 3 इयर्स। नेक्स्ट वन, भुवनेश्वर एम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ और क्वेश्चन अब अच्छा था। क्वेश्चन ये है व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ए न्यू बोर्न। एवरेज हाइट कितनी थी 45 से 55 सेंटीमीटर। बट यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन इंच में है। आपको पता है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर। तो सो इन ऑप्शन के बेस पर अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा 19 टू 21 इंच ऑफ न्यू बोर्न। तो आपको है ना घबराना नहीं है, इंच या सेंटीमीटर किसी में भी आए आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन, आपको ये जो डिवाइस दिखाई दे रही है इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, इस डिवाइस को बोलते हैं इज नॉन एज द इन्फेंटोमीटर। क्या बोलते हैं इसको इन्फेंटोमीटर। ये जो स्पॉटर है इसको आइडेंटिफाई करो, ये क्या है इन्फेंटोमीटर। अब क्वेश्चन ये है व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। दिस का मीन्स यहाँ पर किससे लेना देना है इन्फेंटोमीटर। इन्फेंटोमीटर आर यूज फॉर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन अच्छे हैं मेजर द एलएस एंड यूएस, ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट वन, मेजरिंग द वेट, इसके लिए क्या यूज में लेते हैं वेइंग मशीन। मेजरिंग द वेट, इसके लिए जो डिवाइस यूज में लेते हैं वो कौन सी है वेइंग मशीन।
नेक्स्ट वन, मेजरिंग द हाइट, इसके लिए जो डिवाइस यूज में लेते हैं इज नॉन एज द क्या बोलेंगे उसे, स्टेडियोमीटर। हाइट को मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस यूज में लेते हैं उसे क्या बोलेंगे, स्टेडियोमीटर। जबकि लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस यूज में लेते हैं वो कौन सा है, कौन सा वो, इन्फेंटोमीटर। तो इन्फेंटोमीटर आर यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ बेबी। जबकि हाइट को मेजरमेंट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज में लेते हैं, स्टेडियोमीटर। कौन सी डिवाइस यूज में लेते हैं, स्टेडियोमीटर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जीएमसीएच में बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन यह है, ऑन द बेसिस ऑफ बीएमआई ए पर्सन विथ हाइट ऑफ, पर्सन की हाइट कितनी है यहाँ पर 150 सेंटीमीटर एंड वेट ऑफ 70 kg, वेट कितना है यहाँ पर 70 kg इज डिफाइंड टू बी। पहले इसको सॉल्व करने से पहले व्हाट डू यू मीन अबाउट द बीएमआई। हाँ जी, बीएमआई कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर होल स्क्वायर। फार्मूला क्या है इसका, वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। रखो इस फॉर्मूले में, यहाँ पर वेट कितना है 70, हाइट कितनी है यहाँ पर 150 सेंटीमीटर, बट हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, किस में होनी चाहिए, मीटर में। तो इसको करो मीटर में कन्वर्ट, कितना हो गया 1.5 मीटर, कितना हो गया 1.5, इसका क्या है ये होल स्क्वायर, तो कितना हो गया लगभग 72.25 अप्रोक्सीमेटली है ना, ये वैल्यू हो जाएगी। तो 31 क्या रहेगा ये केजी मीटर का होल स्क्वायर। बट फिर भी अपना आंसर नहीं आया। यहाँ पर 4 कैटेगरी है, ओबेज, ओवरवेट, अंडरवेट, नॉर्मल वेट। पहले ये बताओ आप काउंटिंग जो हमारी 4 कैटेगरी है, जो 4 कैटेगरी है वो कौन कौन सी है। पहला दो बीएमआई के बेस पर नॉर्मल वेट किसे बोल रहे हैं, दूसरा ओवरवेट किसे बोल रहे हैं, तीसरा ओबेज किसे बोल रहे हैं, और फोर्थ वन अंडरवेट किसे बोल रहे हैं। यदि बीएमआई 18.5 केजी से 18.5 केजी से बिलो है, 18.5 केजी पर मीटर स्क्वायर से बिलो है, वो कौन सी कैटेगरी रहेगी, अंडरवेट। नॉर्मल वेट में 18.5 से 25 केजी पर मीटर स्क्वायर। ओवरवेट में मोर देन 25 बट लेस देन 30 केजी पर मीटर स्क्वायर। और ओबेसिटी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन 30 केजी पर मीटर स्क्वायर। अब बताओ इसको, यहाँ पर वेट कितना रहा था 31, तो कौन सी कैटेगरी रहेगी, नॉर्मल वेट होगा नहीं, अंडर वेट होगा नहीं, कौन सा रहेगा ये, ओवर में कितना होता है 25 से 30, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, ओबेसिटी। तो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दो चीजें आपको याद रखना है, एक तो बीएमआई कैलकुलेट करने का फार्मूला है, जो फार्मूला वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। दूसरी चीज जो याद रखनी है, कैटेगरी ऑफ द बीएमआई, अंडर, नॉर्मल, ओवर, ओबेज। इनके बेस पर आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डिवाइस है आपको डिफरेंट टाइम के है ना पैरामीटर को मेजर करने में यूज में लेते हैं। जैसे आपसे पूछे लेंथ, ये जो पैरामीटर है और यूज लेंथ को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज में लेंगे उसको क्या बोलते हैं, इज नॉन एज द इन्फेंटोमीटर। क्या बोलेंगे उसे, लेंथ मेजर्ड बाय द इन्फेंटोमीटर। नेक्स्ट वन हाइट मेजर्ड बाय द हाइट मेजर्ड बाय द स्टेडियोमीटर। जबकि हेड सरकमफेरेंस आर मेजर्ड बाय द नॉन स्ट्रेचेबल इंची डेप्थ। किससे मेजर करेंगे, हेड सरकमफेरेंस आर मेजर्ड बाय द नॉन स्ट्रेचेबल
इंची डेप्थ। बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछते हैं। स्किन फोल्ड थिकनेस किसके द्वारा मेजर किया जाता है? स्किन फोल्ड थिकनेस आर मेजर्ड बाय द हरफेंडन कैलिपर्स। किसके द्वारा मेजर किया जाता है? Skin fold thickness are measured by the Herfindan calipers.